हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀਕਲੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਮੌਕ ਟੈਸਟ 4 ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। आई होप ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, the group of letters should not contain more than 2 vowels। ठीक है जी, की दसना ਆਪਾਂ the group of letters should not contain more than 2 vowels। ऐसा ऑप्शन जिदे विच 2 तो ज्यादा वॉवल्स ना होन। हाँ जी, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ते अपने को ऑप्शन बचा की ए, राइट। इजी क्वेश्चन सी। नेक्स्ट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स द क्वेश्चन। आपां नूं फाइंड की करना है, स्ट्रेन द कोड, विच डिजिट इन दैट कोड स्टैंड फॉर स्ट्रेन। हाँ जी, स्ट्रेन स्ट्रेन आपां नूं कित्थे दिख रहा है, आ सी कि स्ट्रेन किसी होर लाइन विच है, नहीं। आपां की करिए, स्ट्रेस ते एंड द कोड पता कर लिए। स्ट्रेस स्ट्रेस, ठीक है जी। स्ट्रेस द कोड 715 गिवन है ते अगे 749। 7 किसते लिए आएगा, स्ट्रेस लिए, राइट। स्ट्रेस कट गया, ठीक है जी। की कट गया इथों 7। हुण फर्स्ट लाइन दी हेल्प नाल आपां एंड द कोड पता करांगे। एंड द कोड आपां नूं मिल नहीं रहा क्योंकि किते एंड है ही नहीं, है ना। ते हुण यह क्लीयर है कि जो स्ट्रेन है उसका कोड की होगा, या तो 4 या फिर 9। ऑप्शंस ईदर 4 और 9। अगर 4 और 9 ऑप्शंस ना हुंदा फिर आप आंसर कर दे कांट बी डिटरमाइन। नेक्स्ट इज हाउ मैनी 8s आर देयर in the following number series, each of which is exactly divisible by its immediately preceding and also divisible by immediately succeeding। ओके जी, बोलिया कि गया हाउ मैनी ऐसे किन्ने 8 है जो कि डिविजिबल होवे इमीडिएटली परसीडिंग, परसीडिंग नंबर ए वाला और ए सक्सीडिंग, ठीक है जी। ईच ऑफ विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय पिछले वाले नंबर नाल एंड आल्सो डिविजिबल बाय इमीडिएटली सक्सीडिंग। मतलब यह जे किन्ने 8 है जो अगे और पीछे दोनों नंबर नाल एग्जैक्टली डिविजिबल होवे। हाँ जी, 8 पीछे तो इस कुछ है ही नहीं। 8 जो यह वाले नंबर नाल भी डिविजिबल है, यह वाले नंबर नाल भी। 8 2 3 8 4। हाँ जी, आंसर इज 4, ठीक है जी। नेक्स्ट इज, हाँ जी, प्रीमेवल इज मेडिवियल। हाँ जी, आंसर डायनासोर ड्रैगन, ठीक है जी। इस टाइम विच आपां नूं डायनासोर फाइंड होया ते इस टाइम विच आपां ड्रैगन फाउंड किया, ठीक है जी। हाँ जी, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक इन सर्टेन वे। 4 ऑप्शन विच 3 सेम टाइप दी है, एक अलग है, तुसी ओह फाइंड करनी है। टोरटॉइस, रैट, फ्रॉग और स्नेक। स्नेक दे पैर नहीं हुंदे, बाकी सब दे पैर हुंदे है। A river flows west to east direction, ठीक है जी। west to east जाना इस तरीके नाल होएगा। टर्न लेफ्ट, नीचे राइट ऊपर लेफ्ट, एंड गोज इन सेमी सर्कल, ठीक है जी, सेमी सर्कल, ठीक है जी। एंड देन टर्न लेफ्ट एट राइट एंगल। फेस अपना इधर हो गया, जे फेस इधर है, राइट इधर, लेफ्ट इधर होया। लेफ्ट जाना है किस, राइट एंगल, ठीक है जी, ठीक है जी। इन विच डायरेक्शन इज रिवर फाइनली फ्लोइंग, किस डायरेक्शन फ्लो कर रही है, ईस्ट। आंसर इज ईस्ट। इजी क्वेश्चन सी। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स, देयर आर 3 मैरिड कपल, ठीक है जी। क्यू इज एन इंजीनियर, ठीक, and
फादर ऑफ टी, क्यू फादर है, टी दा, राइट, ठीक है जी। यू इज ग्रैंडफादर ऑफ टी, यू ग्रैंडफादर ऑफ टी, एंड कॉन्ट्रैक्टर होगा, ठीक है जी। आर इज डॉटर इन लॉ ऑफ एस हु इज अ नर्स बाय ऑक्यूपेशन, ठीक है जी। आर डॉटर इन लॉ है, मतलब आर इत्थे आएगी, और किसकी डॉटर इन लॉ है, एस दी। मैं क्यों इत्थे बनाई, क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ है, डॉटर इन लॉ है, जे इस दे बच्चे है तो मतलब ये मैरिड भी हो, ठीक है जी। और एस की है, नर्स है, ठीक। वी इज टीज अंकल, जो वी है वो टी दे अंकल है, ठीक है। एंड इज प्रोफेसर, राइट। देयर इज वन स्टूडेंट, वन हाउसवाइफ, वन डॉक्टर इन द फैमिली, राइट। एक डॉक्टर है फैमिली च, एक हाउसवाइफ है, ठीक है। द स्टूडेंट इज अनमैरिड, आर इज सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ क्यू आर सिस्टर इन लॉ बनानी सी ते मैं की बनाई है वाइफ, मीन्स मैं गड़बड़ की है। ते आर कौन आऊ, बाय क्वेश्चन आर इसकी वाइफ होगी, ते इसकी वाइफ कौन बची होगी, अपने को यू फिल हो गया, एस फिल हो गया, आर फिल हो गया, ठीक है। वी और क्यू फिल हो गए, टी फिल हो गया, पी बचा, पी हुन की होगी हाउसवाइफ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ए स्टूडेंट है ना। देयर इज वन हाउसवाइफ, वन डॉक्टर इन द फैमिली, ठीक है जी। 3 मैरिड कपल, सी इंजीनियर, सी फादर, कॉन्ट्रैक्टर, डॉटर इन लॉ ऑफ एस हु इज नर्स, ठीक है। वी इज तीज अंकल, प्रोफेसर। देयर इज वन स्टूडेंट, वन हाउसवाइफ, वन डॉक्टर। पी हुन हाउसवाइफ है या डॉक्टर आपां नूं नहीं पता, आर दा भी आपां नूं नहीं पता कि ये हाउसवाइफ है या डॉक्टर है, हाउसवाइफ है या डॉक्टर है, ठीक जी। हाँ जी। हु इज एस हस्बैंड, यू। एस दे हस्बैंड कौन है, यू। हु इज टीज आंट, टी दी आंट की सी, कौन सी, आर। टी दी आंट आर, जो कि वी दी वाइफ सी। व्हाट इज प्रोफेशन ऑफ पी, पी दा प्रोफेशन अपन नूं क्लियर नहीं सी, हाउसवाइफ भी हो सकते ते डॉक्टर भी। आंसर ए या सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैरिड कपल, मैरिड कपल कौन कौन सी, यू एस मैरिड सी है ना, होर आर दे नाल वी मैरिड सी, पी ते क्यू मैरिड सी। हाँ जी। पीवी पीवी ना, पी क्यू आर वी यू एस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली अ ग्रुप ऑफ फीमेल मेंबर्स, फीमेल मेंबर्स कौन सी, एक एस फीमेल सी, आर फीमेल सी, पी फीमेल सी, है ना, राइट। इन्हां विचों फीमेल दा आपां ग्रुप दसना सी, राइट। नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। 11 स्टूडेंट्स है, आर सिटिंग इन अ रो ऑफ क्लास फेसिंग द टीचर, ठीक है जी। डी हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, ठीक है। सब तो पहले आपां नूं की किया, डी जो कि इमीडिएट लेफ्ट ते है एफ ते, राइट लेफ्ट। डी इमीडिएट लेफ्ट ते है एफ ते, डी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, सी दे सेकेंड राइट ते डी है, ठीक है जी। ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, हु इज, ई इज मतलब एंड पे है, ठीक है जी। ई ए जो है, ए सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, पर ई एक एंड ते है, इधर कोई नहीं बैठा होगा, सारे इधर ही बैठे होंगे। कितने लोग हैं, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
जे इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी। ठीक है जी, मतलब ए बी, ठीक है। एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जो जे है वो थर्ड लेफ्ट ते है जी दे 1 2, मतलब जी द राइट इज द लेफ्ट इज 1 2 3, ठीक। एच इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, एच डी दे इमीडिएट लेफ्ट ते है, ठीक। अपने को एक चीज तक क्लियर है, सी एच डी एफ, राइट। H is immediate left and third to the right of I, H I दे third right ते 1 2 3, ठीक है। Who is sitting in the middle of the row, इत्थे एक बंदा रह गया, A B C D E F G H I J K, हाँ जी। मिडल च कौन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जी, राइट ऑफ जी, सी एच डी एफ, सी एच डी एफ, हाँ जी। हु इज नेबर ऑफ डी, डी दा नेबर कौन है, हु इज नेबर ऑफ डी, डी दा नेबर एफ एंड एच, ऑप्शंस गलत दित्तियां हुई हैं, एच एंड एफ आएगा जो कि डी द नेबर है, ठीक है जी। हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कंटेंट्स ऑफ अबव सिटिंग अरेंजमेंट, देयर आर 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन डी एंड जी, देखना ही पड़ेगा। जी एंड सी द नेबर है ही नहीं, बी इज बिटवीन जे एंड आई, देखना पड़ेगा। I is between B and G. Question is I is between B and G. Okay. There are 3 person between D and G. D और G ਦੇ ਵਿੱਚ 3 person, ਇੱਥੇ 2 ਸੀ। हाँ जी, ਆਪਾਂ ट्रू दसना है, गलत होगी। G and C ये तो गलत ही है। B is between I and J, B is between I and J, बिल्कुल जी, यही वाला आंसर ठीक हो गया। B is between I and J. If D, E and D, C and B, A and H, K and F interchange their position, which of the following pair student is sitting at the end? Okay जी, E D ने सीट चेंज की, मतलब D E ने की, B C ने की, A H ने की। ओहो, बहुत सीट्स चेंज है। दोबारा पीछे जाके, हाँ जी, किस किसने चेंज की? सी डी ते ई ने चेंज की सी पहला तो, डी ते ई, मतलब डी इत्थे आ गया, ई इत्थे आ गया। मेन चीज है एफ वाली देख लिए, एफ दे नाल, है ना, एफ के एंड एफ, मतलब के एंड ते आ जाऊगा, डी एंड के। आपा एंड ते दसना है, इन्ना टाइम क्यों लगाइए आपा डी एंड के। इन अ रो ऑफ गर्ल्स, रीटा एंड मोनिका,
Rita, Monica occupy 9th from right and 10th from left respectively. 9th from right and 10th from left respectively. ठीक है जी. If they interchange their place, Monica, Rita. ठीक है जी. Then Rita occupies 17th from right and 18th from left. ठीक है जी. How many girls are there in the row? Total girls दसनी है. किवें दसांगे? Left plus right minus 1. 27 minus 1 that is 26. ठीक है जी. Next is, okay, there are 6 students, right? Each student can opt only 3 choices. Okay, 6 students है. A, B, C, D, E and F. ठीक है जी. 3 choices out of 6 which are music. ठीक है जी. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? 6 ਲੋग ਹੈ. Each student can opt for only 3 choices. ठीक है. 3 choices pick करनी है out of 6. ठीक है. ਆਪਾਂ ਨੂੰ देता A, C, F like reading. A, C, F like reading. Right. ठीक है. D doesn't like badminton. D जो है उन्हों बैडमिंटन नहीं पसंद. ठीक है. बट लाइक म्यूजिक. पर D नु म्यूजिक पसंद है. ठीक. A and D do not like painting. D नु पेंटिंग भी नहीं पसंद. A नु भी पेंटिंग नहीं पसंद. ठीक है. बट दे लाइक क्रिकेट. A and D like cricket. A and D like cricket. All student except one like badminton. सिर्फ एक नू छड़ के सारे बैडमिंटन खेलते हैं. ओह बैडमिंटन वाला यह सी जिन्हों बैडमिंटन नहीं पसंद. मतलब बैडमिंटन ए भी खेलेगा. बैडमिंटन, बैडमिंटन ते बैडमिंटन. ठीक है. राइट. 2 स्टूडेंट लाइक टेनिस. 2 लोग टेनिस खेलते हैं. हुण 2 लोग कोई भी हो सकते हैं. आपां नूं नहीं पता. 2 लाइक टेनिस. ठीक है. F doesn't like cricket, म्यूजिक एंड टेनिस. F नूं की नहीं पसंद? क्रिकेट भी नहीं पसंद, म्यूजिक भी नहीं पसंद ते टेनिस भी नहीं पसंद. देखिए क्रिकेट भी नहीं पसंद, टेनिस भी नहीं पसंद ते म्यूजिक भी नहीं पसंद. बैडमिंटन फिल कर चुके, रीडिंग फिल कर चुके, बच्चा की पेंटिंग. ठीक. टेनिस 2 लोगों कोल जाना सी. इत्थे जान दी लोड़ नहीं. हले 3 पे है. बैडमिंटन. ठीक है जी. ऑल लाइक हो गया. ए डी डोंट लाइक पेंटिंग. ठीक है. रीडिंग दा हो गया. दोनों आपां टेनिस देना. हले बैडमिंटन आ गया. इत्थे आ नहीं सकता. रीडिंग. ये वाली लाइन मैं मिस की. B and E like painting, painting, music. E like painting, music. हुण आपां टेनिस देना सी दोनों. टेनिस, टेनिस. ठीक है. हाँ जी. हुण सी कोल तीसरी ऑप्शन की होएगी? बच्चा की रीडिंग कित्थे आ गया? रीडिंग 4 1 2 3. इत्थे आपां रीडिंग तो फिल किया, बैडमिंटन नहीं किया. मैं बैडमिंटन आ गई 4th ऑप्शन. ठीक है. ए सी हाँ रीडिंग आ गया, बैडमिंटन नहीं किया सी मैं फिल. लाइक. ठीक है जी.
विच पेयर ऑफ स्टूडेंट है सेम कॉम्बिनेशन? बड़ा औखा है देखना क्योंकि दिख ही नहीं रहा। रीडिंग ना पेंटिंग। ऑप्शन ए और सी दी सेम है कि रीडिंग ना, रीडिंग तो है अगे नहीं सेम। सी ते डी दी, सी ते डी म्यूजिक ना बैडमिंटन है, इत्थे तो बैडमिंटन आना ही नहीं। बी ते ई बैडमिंटन पेंटिंग म्यूजिक, बिल्कुल जी बी ते ई दी सेम है। बार बार आपां क्वेश्चन देखना पऊगा पिछे आके। हु अमंग द फॉलोइंग स्टूडेंट लाइक बोथ टेनिस एंड क्रिकेट? केड़े बच्चे नू टेनिस ते क्रिकेट दोनों पसंद है? टेनिस क्रिकेट नहीं आया, टेनिस ते क्रिकेट। सिर्फ डी एहो जे जिन्हों टेनिस ते क्रिकेट दोनों पसंद है, डी। बी नू नहीं पसंद, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक पेंटिंग एंड बैडमिंटन? किन्ने बच्चे पेंटिंग ते बैडमिंटन नू लाइक करते हैं? एक पेंटिंग टेनिस है, पेंटिंग ते बैडमिंटन दो, पेंटिंग एंड बैडमिंटन दो। हाँ जी, रीजनिंग आपां इत्थे खत्म किया, ठीक है जी। आई होप थोनू रीजनिंग समझ आया होगा। बहुत ईजी पेपर सी, इस दे विच सिटिंग ते पजल सी। वेटेज मैं बहुत अच्छी रखी सी कि अगर पेपर च इस टाइप के क्वेश्चन आन तां तुसी अटैम्प्ट कर सको। थैंक यू गाइज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम। सो गाइज, आज हम मॉक टेस्ट 4 का क्वांट सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। सो हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं जी क्या है। सो आप लोगों ने पहला क्वेश्चन पढ़ा होगा। जो पहला क्वेश्चन है कि 3 लोग हैं वो मतलब कि सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ठीक है जी। वो एक ए जो है उसको टाइम लगता है, ए कंप्लीट करता है अराउंड 252 सेकंड्स में, बी करता है 308 में, सी करता है 198 सेकंड में। ऑल स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट, राइट? आफ्टर व्हाट टाइम दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सो गाइस, जैसे भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले क्या करनी होती है? प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है, ठीक है जी। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। सबसे पहले हमारे पास 252 है, जो ए है उसको कितना टाइम लगा जी? 252। सो गाइस, जब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या बनेगा? इंटू टू, जैसे आप नॉर्मली करते हो, ठीक है जी। नॉर्मल ही जैसे आप करते हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। जो सेकंड है हमारे पास, उस पे आपको लग रहा है जो ए है, बी को लग रहा है 308 सेकेंड, ठीक है जी। इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम। जब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है, जो नॉर्मल वे में करते हो, सो इंटू टू इंटू 7 इंटू 11, ओके। सो तीसरा जो पर्सन है उसको लग रहा है जी 198 सेकेंड लग रहे हैं सी को। सो गाइस, जब आप उसकी करोगे तो कितना आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 11, ओके। सो जब आप लोगों को एलसीएम निकालना पड़ेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है उससे एलसीएम निकालना होता है। जब आप एलसीएम निकालोगे तो देखो 2 की हाईएस्ट पावर 2 है तो मैं क्या लिखूंगा? 2 इंटू 2। 3 की हाईएस्ट पावर भी 2 है तो 3 इंटू 3। हाईएस्ट पावर लेनी होती है। 7 की हाईएस्ट पावर 1 है तो 7 आएगा। 11 की हाईएस्ट पावर 11 है तो क्या आएगा? 11। सिंगल है मतलब की, राइट? सो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया जी मेरे पास? 2772। और जब आप इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जब आप इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिनट्स में चेंज करोगे, सो गाइस कितना आ रहा है जी? देखो ऑप्शन में कितना आ जाएगा? 46 मिनट 12 सेकेंड, ओके। 46 मिनट यानी 46 मिनट 12 सेकंड के बाद वो तीनों एक टाइम पे स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, राइट? अच्छा, एक बात और, ये तो ट्रैक वाला क्वेश्चन था। कई बार ऐसा लाइट्स में भी आता है कि तीनों लाइट्स जो हैं कब सेम टाइम पे ब्लिंक करेंगी, या बेल्स पे भी आता है कि इकट्ठी बेल कितने टाइम के बाद बजेंगी, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 3 नंबर दे रखे हैं, रेशियो दे रखी है, सम ऑफ देयर स्क्वायर दे रखा है। तो ये तो सिंपल है, आप उन नंबर्स को सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, चलो देखते हैं जी क्या है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? 3 नंबर दे रखे हैं, उनके स्क्वायर का टोटल दे रखा है। सो लेट द फर्स्ट नंबर इज 2x 3x एंड 4x। फर्स्ट नंबर जो है मेरे पास, फर्स्ट नंबर मैंने 2x मान लिया, सेकेंड नंबर जो है मैंने 3x मान लिया, एंड जो थर्ड नंबर है मैंने क्या मान लिया जी? वो 4x मान लिया।
ओके, क्लियर है जी ये चीज। अगर मैं बात करूं, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है जी, ठीक है, इनका स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस यहां पर कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर, यहां पर कितना आ जाएगा 16x स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, सो यहां पर जो है 16x स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है, यानी हमारे को जो उनके स्क्वायर का टोटल है वो 116 दे रखा है। आप लोगों ने क्वेश्चन में पढ़ा है कि हमारे पास 3 नंबर है, उनके स्क्वायर का टोटल कितना 116। सो गाइस सिंपल है, 29x स्क्वायर इज इक्वल टू 116, राइट। ओके, सो अगर मैं बात करूं कि यहां पर जो मेरी कटिंग हो रही है, चलो जी कितना आ जाएगा 116/29 दैट इज इक्वल टू 4। सो कहीं ना कहीं x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2 आ गई, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई जी 2। सो मेरा जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर कितना आ गया जी 4, सेकेंड नंबर कितना आ गया जी मेरे पास 6 एंड थर्ड नंबर मेरे पास कितना आ गया 8। इजी क्वेश्चन था। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जी क्या है, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एवरेज ऑफ n people is 42, okay, but after the verification it is found that average of a person has been considered 20 or less, okay, 20 or less, so the new average is increased by 1, the value of the n। okay, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले हम वही लिखेंगे, द एवरेज ऑफ n, द एवरेज ऑफ n people is 42। ओके, एवरेज जो है, थर्ड क्वेश्चन है जी, एवरेज ऑफ n people, एवरेज ऑफ n people जो है वो 42 है। सो टोटल कितना हो गया जी, टोटल मेरे पास कितना हो गया जी 42 इंटू n। ओके, सो जो न्यू एवरेज है वो एक तरीके से मेरे पास कितनी होगी जी 43, क्योंकि उसने बोला है, ठीक है, उसने बोला एवरेज इज इंक्रीज बाय 1, ठीक है। जो एडेड एज है था 20 ईयर लेस है, वही 20 ईयर मैंने ऐड कर दिए, 20 ईयर्स मैंने ऐड कर दिए, ठीक है जी। सो गाइस न्यू एवरेज जो है, एवरेज होती क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, चलो ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो न्यू एवरेज मेरी होगी 43, न्यू एवरेज मेरी कितनी होगी 43। यहां पर अगर मैं बात करूं 42n प्लस 20, ओके, 42n प्लस 20, और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है मेरे पास टोटल कितने हैं n। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये n है, x नहीं है। ओके, सो चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 43n इज इक्वल टू 42n प्लस 20। जो n की वैल्यू है मेरे पास कहीं ना कहीं कितनी आ गई 20, n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई जी 20। उसने पूछा ये था, आप देख सकते हो जी, उसने पूछा ही ये है, द वैल्यू ऑफ n इज 20। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 4 is sell 2 items for rupees 2001, on one he make a profit of 20, on the other hand loss of 8, overall profit 4% है। ये आप एलिगेशन से कर सकते हो, हमने पहले बहुत बार ये चीजें की हुई हैं। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन है जो हमारा एलिगेशन से बड़े इजीली से हो सकता है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ओके, सो कैसे लिखेंगे जी, सबसे पहले मैं लिख देता हूं, पहला वन आइटम जो है उसने 20% पे बेचा, अनदर जो है वो उसने 8% लॉस पे बेचा, ओके, 8% लॉस, और जो ओवरऑल है वो 4% है। आप इसको एरोस को किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, इस तरीके से भी जा सकते हैं। ये 20 माइनस 4 दैट इज 16%। नाउ दिस लाइक दिस, 4 माइनस 8 दैट इज कितना हो गया जी 12% हो गया, यहां पर होगा 16%। 4 3 4 4 राइट। सो उसने रेशियो ही पूछी, तो कितना आ गया जी 3:4। सो रेशियो ही पूछी थी तो उसने कितना आ गया जी 3:4। आई होप गाइज आपको क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जो हमारा एजेस से रिलेटेड है। ओके, एजेस से रिलेटेड है हमारे पास, द एज ऑफ अरविंद फादर इज 4 टाइम ऑफ हिज एज। अरविंद फादर जो की एज है वो 4 टाइम्स है, ठीक है, 4 टाइम ऑफ हिज एज है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अरविंद फादर, यहां पर अरविंद है 4 टाइम्स है, और ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है जी, ये किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट की। अगर मैं बात करूं 5 साल बाद, 5 years लेटर, अगर मैं बात करूं 5 साल बाद 5 years लेटर, जो एज है वो 7:1 है, 7:1। यहां का जो डिफरेंस है वो इससे मल्टीप्लाई करवा दो, यहां पर जो डिफरेंस है वो इससे मल्टीप्लाई करवा दो,
क्लियर है ये चीज? आई होप गाइस क्लियर है। सो गाइस यहां से क्या आ गया 24:6। यहां पर कितना आ गया जी 21:3। हाँ ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ये 5 साल पुरानी बात है, ये 5 साल पुरानी है। तो अगो का मतलब होता है पीछे, एरो मैंने गलत डाल दिया था जी, अगो का मतलब होता है पीछे, राइट। सो यहां तक क्लियर है। सो अगर हम बात करें 3 का डिफरेंस है 3 पार्ट, हाँ इनमें वर्टिकल जो गैप है, वर्टिकल गैप 3 का है, 24 और 21 में 3 का, 6 और 3 में 3 का, ठीक है। 3 हिस्से किसके बराबर है जी 5 साल के, तो एक हिस्सा कितना आ गया 5/3। अगर मैं इसको प्रेजेंट से करता हूं, ठीक है, सो अरविंद फादर की जो एज है, अरविंद फादर की जो एज है 24 इंटू दिस यानी 8 आ जाएगा, 8 इंटू 5 मीन्स 40 ईयर्स आ जाएगा। अगर बाई चांस अरविंद की पूछी है, अरविंद की पूछी है तो 2 आ जाएगा यानी 10 ईयर्स आ जाएगा, क्लियर है। और उसने यही बोला था कि उसके फादर उससे 4 टाइम्स है, तो यहां पर कितना आ जाएगा लाइक दिस। हमने वर्टिकल गैप सेम कर लिया, रेशियो की हेल्प से हमने वर्टिकल गैप को क्या कर लिया, सेम कर लिया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जी हमारे पास क्या है। 6 क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है जी। हाँ जी 6 क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास 1/5 रेशियो 1/x इज इक्वल टू, ओके 1/x रेशियो 1/1.25, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और इन दोनों को, ठीक है जी। सो यहां पर कितना आ गया 1/5 इंटू 1/1.25 इज इक्वल टू 1/x²। क्लियर है ये चीज। सो गाइस अगर मैं देखूं, ठीक है, 1/x जो है स्क्वायर है, 1/x² इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं 1 इंटू 5, यहां पर 100 ऊपर आ गया, तो यहां पर भी 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके आई होप गाइज यहां तक क्लियर है जी आप लोगों को। हाँ जी। सो अगर मैं बात करूं यहां पर 1/x इज इक्वल टू रूट, इसका रूट हो जाएगा। सो यहां पर 100 आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके सो अगर हम बात करें 1/x इज इक्वल टू 10/25, क्लियर है जी। सो 10/25 इज योर राइट आंसर। हाँ बिल्कुल क्लियर है जी, ये चीज कर सकते हो आप ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 7th क्वेश्चन मेरे करवाने वाला नहीं है, वैसे देख लो आप लोग, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है जी। 7th क्वेश्चन जो है मेरे करवाने वाला नहीं है, एक बार आप देख लो। बहुत ज्यादा इजी वाला क्वेश्चन है जी। वो क्या बोल रहा है, कहता 700 रुपया हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओके 700 रुपया हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है एबीसी में, सो दैट ए रिसीव्स हाफ एज बी एंड बी रिसीव्स हाफ एज सी। सिंपल है जी, अगर आपका जो ए है उससे बी उससे डबल है, बी से कौन डबल है सी, तो देखो 4 है तो यहां पर 2 है, यहां पर 1 आएगा, चेक करो। अब खुद देखो ए हाफ है बी से, बी हाफ है सी से, तो यहां तीनों का टोटल 7 आ गया और हमारे पास 700 रुपया था, यानी एक हिस्सा 100 के बराबर है। तो हम किसका शेयर पूछा है, सी का, तो सी का शेयर कितना आ जाएगा जी 100 रुपीज। आई होप गाइस क्लियर है, राइट। चलो जी क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर है। अब आती है जी हमारी क्वेश्चन नंबर 8 की बारी। ओके 8th नंबर क्वेश्चन में हमारे को क्या बोल रखा है, 4, ओके नॉट 100, 4 है, 4 इंटू 100 दैट इज 400, ओके दैट इज 400, सी का शेयर आ गया। आई होप कि मेरे को लगा कि बी, आई थॉट बी ए का पूछा है। ओके क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारे पास, कहता 70% ऑफ द स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ द गर्ल इज 504, द नंबर ऑफ द बॉयज इज, ओके सो 70% जो है हमारा मतलब कि बॉयज हैं वो बॉयज, तो 30% ही गर्ल्स हुई ना, 8th नंबर क्वेश्चन है जी। सो 30% ही गर्ल्स हुई, 30% ऑफ गर्ल्स किसके बराबर है जी 504 गर्ल्स की। क्लियर है जी ये चीज, आई होप गाइस ये भी क्लियर है। 1 पार्ट किसके यानी 1% किसके बराबर है 504/30। और अगर आप लोगों ने नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं तो 100% निकालने की कोई जरूरत नहीं है, 100% निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज उसने नंबर ऑफ बॉयज पूछे हैं। तो अगर नंबर ऑफ बॉयज पूछे हैं तो बॉयज
हाँ 100% होता है, 100 में से 70% अगर बॉयज हैं तो नेचुरली बात है 30% क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। और हमें बॉयज की परसेंटेज पता है, तो मैं क्या लिखूंगा जी 504/30 सीधा इनटू 70, बिकॉज 70% बॉयज हैं। जब आप इसकी कटिंग करोगे तो कितना आएगा जी 1176, जब आप इसको सॉल्व करोगे। वाई सो मल्टीप्लाई बाय 70, बिकॉज हमने नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं और नंबर ऑफ बॉयज की परसेंटेज क्या है 70 है। ओके हम 9th क्वेश्चन करते हैं जी। अभी 9th क्वेश्चन हमारे से पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से। ओके द सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। आप इसको रेशियो से कर लो, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। हाँ जी रेशियो से कर लेते हैं। एसपी ऑफ 12, ऑफ का मतलब होता है 12 मल्टीप्लाई, है ना। 9th नंबर क्वेश्चन है जी मेरा ये। एसपी ऑफ 12 इज इक्वल टू सीपी ऑफ 15। एसपी, चलो एक काम करते हैं सीपी लिख लेते हैं पहले, सीपी अपॉन एसपी, रेशियो ले ली बस मैंने 15/12। नो इट्स नॉट 12, 12/15। 4 के टेबल 3 के टेबल पे 3 4 3 5। क्लियर। सो अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, प्रॉफिट कितना है 1, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कितना है 1/4 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 25%। क्लियर। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको ऐसी स्टेटमेंट आपको मिलती है कि इतना ऑफ दिस इज इक्वल टू इतना ऑफ दिस, है ना, ठीक है। तो आप इसको रेशियो निकाल के सिंपल, ये सीपीआई ये एसपी है, कितना प्रॉफिट आया 1 और प्रॉफिट परसेंट हमने यूज कर लिया। So guys 10th क्वेश्चन है हमारे पास। 10th क्वेश्चन है सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 12 years, इन हाउ मेनी ईयर इट वुड बी ट्रिपल इटसेल्फ। सो गाइस सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है। इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, लेट करेंगे कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो 100 है। अगर मेरा प्रिंसिपल 100 रुपीज है तो मेरी जो अमाउंट है वो डबल हो गई है। डबल हो गई है वो कितने सालों में हुई है, अपना क्या नाम है जी 12 सालों में। लेकिन आप एक बात बताओ, जो मेरी अमाउंट है वो डबल होगी लेकिन इसमें प्रिंसिपल तो 100 मेरा ही है। इट मीन मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट है 100 वो मेरे को मिला है, सिंपल इंटरेस्ट मिला है 12 सालों में। 100 रुपए की जो मेरे को इनकम हुई है वो कितने सालों में हुई है, 12 सालों में। कहता अगर आपका प्रिंसिपल 100 रुपीज है, आपका पैसा ट्रिपल हो जाएगा। ट्रिपल का मतलब होता है 3 गुना। कितने सालों में होगा, चलो चेक करते हैं जी 300 रुपया, लेकिन इसमें 100 रुपया तो मेरा ही है। मेरे को कितने का बेनिफिट हुआ, 200 रुपए का एज इंटरेस्ट। अगर मेरे को 100 रुपया एज इंटरेस्ट कितने सालों में कमाई हो रहा है, 12 में, तो मेरे को 200 रुपया कितने में होगा जी, 24 सालों में। एवरीबॉडी क्लियर है जी ये चीज, कितने सालों में हुआ, 24 में। एक बार दोबारा देखो, प्रिंसिपल मेरा 100 रुपीज था, कहता आपका पैसा डबल हो गया, जिसमें से 100 तो मेरा ही था, प्रिंसिपल जो मेरा ही था, ठीक है। मेरे को एज इंटरेस्ट की जो कमाई हुई है वो 12 सालों में हुई है। प्रिंसिपल अगर 100 है तो 300 रुपए हो गया, जिसमें से 100 मेरा, तो 200 रुपया बचा। 200 रुपए की कमाई तो 24 सालों में ही होगी। क्लियर है जी, क्योंकि 100 रुपए की कमाई कितने में हो रही है, 12 सालों में हो रही है। ओके सो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, जो कि सिंपल क्या नाम है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। A distance is covered in 2 hours 45 minutes at 4 किलोमीटर पर आवर। ओके सो अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस जो होता है s इंटू टी होता है। डिस्टेंस क्या रहता है, s इंटू टी। 11th नंबर क्वेश्चन है गाइस। हाँ जी, डिस्टेंस क्या होता है जी, s इंटू टी। ओके सो गाइस s जो दे रखी है हमें 4 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। टाइम जो है, ठीक है, टाइम जो है हमें कितना दे रखा है जी, 2 hours 45 मिनट। अच्छा, जब मैंने इसको चेंज किया तो 11/4 आ जाएगा। यस 11/4। सो कहीं ना कहीं 4 से 4 कट गया तो कितना आ गया जी, 11 किलोमीटर आ गया। ठीक है, मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया था जी 11/4। ओके, मिनट्स को आप कन्वर्ट कर लेना। अगर मैं बात करूं, कहता हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर एट 16.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, अभी हमने टाइम निकालना है। जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है मेरा 11 किलोमीटर और यहां पर है 16.5 किलोमीटर पर आवर। पर आवर में 60 मिनट। पर आवर का मतलब क्या होता है जी, 60 मिनट। ओके सो गाइज, जब आप कटिंग करोगे, ठीक है जी, ये पॉइंट ऑफ हो जाएगा, यहां पर जाके 10 हो गया। पूरी कटिंग करोगे तो यहां पर कितना है 15, यहां पर कितना है 4। सो गाइज कितना आ गया जी, 40 मिनट। ओके
सो ये था हमारा 11th नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सो गाइज आगे करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12th है वो ट्रेन चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है जी। अ ट्रेन है 50 मीटर लॉन्ग है, पासिस ए स्टैंडिंग मैन इन 15 सेकेंड। ओके, सो गाइज आपको इतना पता है कि ट्रेन की लेंथ है लेकिन मैन की कोई भी लेंथ नहीं होती, तो मैंने यहाँ पर ट्रेन की लेंथ ऐड करके +0 डाल दिया, ठीक है, क्योंकि मैन की कोई लेंथ नहीं होती है, ठीक है। और उसने बोला है कि 15 सेकेंड और हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है। ओके, 15 सेकेंड है यहाँ पर। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर ट्रेन की लेंथ ऑलरेडी गिवन है कितनी, क्वेश्चन नंबर 12 में दी, ठीक है जी, 50 मीटर, 50 मीटर। ओके, ठीक है जी। एस की वैल्यू क्या है, 50 मीटर अपॉन 15 सेकेंड, 50 मीटर अपॉन 15 सेकेंड, राइट। अगर मैं बात करूं यहाँ पर मीटर पर सेकेंड और उसने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए बोला है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए बोला है, ठीक है जी। सो 50 अपॉन 15, राइट। यहां से कितना है 10, 5 2 5 3 यहां से 6। सो स्पीड कितनी आ गई जी, 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है जी, 12 किलोमीटर पर आवर इज योर स्पीड। सो गाइस नेक्स्ट जो 13th क्वेश्चन है वो हमारा बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर से रिलेटेड है। ओके, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टैंडिंग वाटर 6 है, वैसे पानी की स्पीड 1.5 है। ओके, सो क्या रहा है वो 22.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है और 22 बैक आ रहा है एट द स्टार्टिंग पॉइंट टोटल टाइम। ओके, सो गाइस 13th नंबर क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं T1 एक तरफ जाने का एक तरफ आने का इज इक्वल टू टोटल टाइम, ठीक है। टाइम क्या होता है जी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड है b प्लस डब्ल्यू, क्योंकि एक बार बोट डाउनस्ट्रीम जाने की और एक बार वापस आने की, b माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू टी। ओके, जो ये वाली d है 22.5 है, 6 प्लस 1.5 दैट इज 7.5 प्लस 22.5, ठीक है, वापिस आने का सेम ही डिस्टेंस है। हाँ जी, 4.5 दोनों को माइनस कर दे इज इक्वल टू टी। गाइस यहां से कितना है 3 और यहां से कितना है 5 आवर्स इज इक्वल टू टी। टोटल कितना आ गया 8 आवर्स, टोटल कितना आ गया 8 आवर्स। एवरीबॉडी क्लियर है, टोटल कितना आ गया 8 आवर्स, राइट। ओके, सो गाइस 14th नंबर क्वेश्चन करते हैं। जो 14th नंबर क्वेश्चन है हमारा वो टाइम एंड वर्क चैप्टर से रिलेटेड है। इस सम ऑफ मनी सफिशिएंट टू पे ए वेजेस फॉर 21 डेज एंड बी वेजेस फॉर 28 डेज, द मनी इज सफिशिएंट टू पे द वेजेस। ओके, सिंपल है, आप 21 एंड 28 का एलसीएम ले लो, दैट इज क्या नाम है अपना 84। ओके, मान लो 84 यूनिट है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 84 यूनिट्स है हमारे पास। जब मैंने देखा कि ए जो है वो कितने यूनिट बना रहा है 84 डिवाइड बाय 21, ठीक है, दैट इज 4 यूनिट्स, और बी कितने बनाएगा 3 यूनिट्स। सो गाइज अगर मैं देखूं तो एक दिन में ए और बी ने ए प्लस बी 1 डे वर्क दैट इज 7 यूनिट, 1 डे वर्क दैट इज 7 यूनिट्स। ओके, सो अगर मैं बात करूं 84 यूनिट्स डिवाइड बाय 7 यूनिट्स इज इक्वल टू 12 डेज, इज इक्वल टू कितना आया 12 डेज। क्लियर है ये चीज। सो गाइज ना मनी इज सफिशिएंट टू पे द वेजेस, मनी इज सफिशिएंट टू पे द वेजेस ऑफ बोथ फॉर 12 डेज, बोथ फॉर 12 डेज। आई होप गाइज क्लियर है जी। ओके, अगेन जो चेन रूल का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है, जिसके हम बोल सकते हैं कि टाइम एंड वर्क चैप्टर की चेन रूल एक एक्सरसाइज है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। 15th नंबर क्वेश्चन जो है हमारा M1 इंटू D1 M2 इंटू D2। आई होप गाइस क्लियर है, ठीक है जी। सो उसने क्या बोला, कहता हमारे पास 120 मैन है और 200 हमारे पास उसका प्रोविजन है आफ्टर 5 डेज। ओके, सो गाइज हमारे पास 120 मैन है, लेकिन 5 दिन तो निकल गए ना, 200 में से 5 दिन तो आप निकाल दो, 200 में से आफ्टर जो भी हैपनिंग हो रही है 5 दिन के बाद हो रही है, इट मीन दीज आर द रिमेनिंग डेज, दीज आर द रिमेनिंग डेज। गाइज ध्यान से देखना, दीज आर द रिमेनिंग डेज। और उसके बाद क्या हो रहा है, 30 जो लोग हैं हमारे को, 30 मैन डाइड ड्यू टू एपिडेमिक, ठीक है जी। यहां पर कितना आ गया 90, क्योंकि 30 तो डाइड हो गए, 0 से 0 कट गया,
3 3 जा 3 4 जा। अब यहां पर कटिंग कर रहा हूं मैं, 6 पे गया पहले जी, कितना आएगा 5 आ गया। ओके 130 यानी 260 डेज आ गए, 260 के आगे डेज आ गए। आई होप गाइस क्लियर है जी, इजी क्वेश्चन था। ओके सो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 16 की, पढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा पाइप्स एंड सिस्टम से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 16 पाइप्स एंड सिस्टम से रिलेटेड है। 2 pipe X and Y can fill a cistern in 24 and 32 minutes respectively. If both the pipes are open together, then after how much time should Y be closed so that the tank is full in 18 minutes? देखो कुछ समय के दोनों पाइप्स को हमने ओपन किया था, दोनों टैप्स को हमने ओपन किया था, लेकिन कुछ समय के बाद हमने Y को बंद कर दिया। कुछ समय के बाद हमने Y को बंद कर दिया। X और Y दोनों को ओपन किया था, लेकिन कुछ समय के बाद हमने Y को बंद कर दिया। कितने समय के बाद हमने Y को बंद किया? ठीक है, सो दैट हमारा टैंक जो है वो 18 मिनट में भर जाए। ठीक है, लेकिन X को तो हमने बंद ही नहीं किया। ओके, टैप X जो है वो 24 मिनट में काम कर रही है। ठीक है जी, और टैप Y जो है 32 मिनट्स में। क्लियर है जी। कुछ समय के बाद हमने Y को बंद किया, लेकिन X को तो बंद ही नहीं किया। इट मीन हमारा जो टैंक है वो 18 मिनट में भरना चाहिए। इसका मतलब जो ये है, इसका मतलब जो है कि X तो अपने 18 के 18 मिनट चला। 96 लीटर मैंने क्या मान लिया जी, एफिशिएंसी मान ली। 96 अपॉन 24 कितना आ गया जी, 4 लीटर। ये X ने भरा, Y 96 अपॉन 32 3 लीटर Y ने भरा। देयरफॉर X 18 मिनट, X तो बंद ही नहीं हुआ। 18 मिनट में कितना काम हुआ, 4 लीटर इंटू 18 दैट इज 72 लीटर। तो सिर्फ X ने ही फिल कर दिया। आपने कुछ टाइम के बाद Y को बंद किया था। सो इट मीन रिमेनिंग, ठीक है, जो रिमेनिंग है वो Y ने भरा होगा। इट मीन 96 में से 72 तो X ने भर दिया। सो देयरफॉर बाकी जो 24 लीटर है वो किसने भरा होगा, Y ने। Y 1 मिनट में कितना भरता है, 3। सो 3 लीटर यहां पर लिखा। सो इसका मतलब Y ने कितना काम किया, 8 मिनट। 8 मिनट के बाद मैंने Y को क्या कर दिया, बंद कर दिया। कहता कुछ समय के बाद Y को बंद किया सो दैट जो हमारा टैंक है 18 मिनट में भरना चाहिए। मैंने उससे बात की कि X तो बंद ही नहीं हुआ, X तो कॉन्टिन्यूसली 18 मिनट काम करेगा। अगर X 1 मिनट में 4 लीटर फिल करता है तो 18 मिनट में 72 लीटर, तो 18 मिनट मीन 72 लीटर तो X ने फिल कर दिया। 8 मिनट जो है सिर्फ Y ने काम किया। 8 मिनट के बाद Y क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है जी। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। सो पढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर क्या है। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 एस 1 किंग एंड 1 एस 1 किंग एंड 1 क्वीन। सो गाइस प्रोबेबिलिटी आप सबने पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले तो जितना उसने बोला है और जितने कार्ड उसने ड्रॉन करने के लिए बोले हैं वो लिख लो आप एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, सबसे पहले तो नीचे 52 कार्ड्स हैं और उसने 3 निकालने को बोले। ठीक है, 4 ही एस होते हैं, एस में से भी एक हो सकता है। क्लियर है जी ये चीज, यहां तक क्लियर है। 4 एस है और उसने बोला किंग, 4 ही किंग होते हैं और एक किंग बोला है उसने। क्लियर है जी, एक किंग हो सकता है। ठीक है, यहां पर क्या है, क्वीन भी 4 ही होती है। ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4, नीचे भी ओपन करते हैं 52 इंटू 51 इंटू 50 अपॉन 1 मिनट 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, ऊपर जब हमने किया तो कितना आ गया 16। यहां पर जब मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा जी 26। हाँ, यहां पर 26 आ जाएगा ना, 17 एंड 50। ओके, सो अगर ऑप्शन ही देख लो बस 16 के नीचे वाला कितना है जी, ओके 5525। ओके, यहां पर आप लिख सकते हो जी 5525। ओके, क्लियर है जी, 5525 आप देख सकते हो, ऑप्शन है। कर लोगे जी ये चीज, आई होप गाइस क्लियर है। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन जो है वो एजिस से रिलेटेड है। ठीक है जी, 18th नंबर क्वेश्चन अगेन एजिस चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है जी, एजिस चैप्टर से रिलेटेड है। ओके,
ठीक है जी। सो इसमें क्या बोला, एक साल पहले की बात है, फादर वाज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। ओके, लेट कर लेते हैं कि अगर सन की एज एक्स है, सन की एज एक्स है, तो कहीं एक मिनट रुकना प्लीज। अगर सन की एज एक्स ईयर्स है तो फादर की जो एज है वो कितनी होगी जी, 4x होगी, क्योंकि ये एक साल पहले की बातें हैं। प्रेजेंट की बात करें, जो सन की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, x+1, ये प्रेजेंट एज है। ये कौन सी एज है, प्रेजेंट की बात करते हैं, ठीक है जी, प्रेजेंट एज है। फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी जी, आप खुद सोचिए, 4x+1, ठीक है, ये फादर की प्रेजेंट एज है। अब उसने क्या बोला जी, 7 साल बाद या 6 साल बाद बोला, इन 6 ईयर बोला, आई गेस, हाँ जी, इन 6 ईयर का मतलब होता है 6 साल बाद। इन 6 ईयर हिज एज एक्सीड ट्वाइस हिज एज बाय 9 ईयर। इन 6 ईयर अगर मैं बात करूं, बेटे ने भी 6 साल जोड़ दिए, ओके, फादर की एज में भी 6 साल जोड़ देते हैं। फादर जो है वो ट्वाइस हो जाएंगे, प्लस 9 साल ज्यादा है, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 9 प्लस कितना हो जाएगा जी, 2x+14 इज इक्वल टू 4x+7। ओके, सो अगर मैं बात करूं, यहां पर 2x आ गया, इधर आके 7, x की वैल्यू 8 आ गई। सो व्हाट इज अ प्रेजेंट एज। अगर मैं x की वैल्यू यहां पर और यहां पर पुट करूंगा तो कितनी आ गई, बेटे की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, 9, और फादर की प्रेजेंट एज 32+1 कितना आ जाएगी, 33 ईयर्स। अब उसी ने क्या पूछा जी, रेशियो पूछी है। सो गाइस रेशियो पूछी है तो क्या आ जाएगी, 33 यानी फादर की है और 9 जो है वो बेटे की है। सो कितना आ जाएगा, 11:3। 3 के टेबल पे हमने इसको कटिंग कर दिया। आई होप गाइस आप लोगों को क्लियर है। ओके, क्वेश्चन 19 देखते हैं जी। 19 क्वेश्चन में क्या है, द एवरेज वेजेस ऑफ 500 वर्कर इज 200 रुपीज, बट इफ इट वर later found that for 2 workers the wages was wrongly put as 180 and 20 rupees। ओके, कहता 500 वर्कर्स की जो एवरेज है वो 200 रुपए है, बट हमने बाद में देखा कि जो एवरेज है वो बाय मिस्टेक गलत हमने काउंट कर रखी है। बिकॉज उसका रीजन क्या है, कहता फॉर 2 वर्कर द वेजेस वर रॉन्गली पुट एज। ओके, 19th क्वेश्चन है हमारे पास, 500 वर्कर्स हैं, 500 वर्कर्स हैं, 200 रुपए हैं, ठीक है जी, 200 रुपीज है, ठीक है। जो एवरेज है वो रॉन्गली पुट है, रॉन्गली पुट, ठीक है जी। और जो करेक्ट एवरेज है वो ये है, करेक्ट, मार्क्स लगा लो, ठीक है जी। उसने क्या किया, रॉन्गली जो वेजेस हैं वो कितने हैं जी, 180 एंड 20, यानी जो एवरेज हमने लेट किया वो इससे किया, यानी 200 आ गया इसका टोटल। जो एक्चुअल थे वो कितने हैं जी हमारे पास, 220 एंड 80 और 220, 80 और 220 कितने हो गए जी, 300 हो गए। सो डिफरेंस कितने का आ गया, 100 का। सो कहीं ना कहीं हमारे जो एक्चुअल मार्क्स है वो इंक्रीज हैं। सो 100 का डिफरेंस आ गया और वो 100 मार्क्स क्या है, ज्यादा है। इट मीन हमारी एवरेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, इट मीन हमारी जो एवरेज है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो यहां पर कितना आ गया, 100। ओके, 100 आ गया जी। अगर मैं बात करूं यहां पर कितने वर्कर्स हैं, मेरे पास 500 वर्कर्स हैं। यहां पर वर्कर्स कितने हैं, 500 वर्कर्स हैं। ओके, 500 वर्कर्स हैं, ठीक है जी। सो कहीं ना कहीं 1/5 जो है 0.2 हमारी एवरेज जो है वो इंक्रीज करेगी, 0.2 जो हमारी एवरेज इंक्रीज करेगी। सो गाइस न्यू एवरेज जो है हमारी कितनी हो चुकी है जी, न्यू एवरेज कितनी हो गई, 200.2, इसके पीछे 0 भी लगा सकते हो, रुपीज। क्लियर है ये चीज, आई होप गाइस क्लियर है। हाँ, अगर हमारी करेक्ट एवरेज डिक्रीज हो रही तो उतनी एवरेज हमारी डिक्रीज होती। सो गाइस लास्ट क्वेश्चन है 20, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय दिस, ओके, एंड ब्रेड्थ इतनी वो हो रही है तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर रहता है, ठीक है जी। सो अगर हमारी ब्रेड्थ 20% डिक्रीज करिए, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 20 है। ओके, आप इस क्वेश्चन को जो है बड़े ध्यान से करना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं सिंपल बोल देता हूं कि जो लेंथ है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया, ठीक है। जो लेंथ है ओरिजिनल जो है, ठीक है, ओरिजिनल है और यहां पर मैंने लिख दिया न्यू, ठीक है, ओरिजिनल है और यहां पर न्यू। अभी देखो जो लेंथ है वो कितनी बोली उसने, 37.5%, 37.5% इंक्रीज, यानी +3/8। ओके, सो अगर मैं बोलूं ओरिजिनल 8 है
तो न्यू कितनी होगी 11। कैसे है 11? 8 ओरिजिनल है और ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है। 8 + 3 कितना हो गया 11। अगर मैं बात करूं ब्रेड्थ की, ब्रेड्थ कितना है जी मेरे पास 20% है ब्रेड्थ जो है वो 20% जो है हमारी डिक्रीज हो रही है। सो गाइस 20% का मतलब होता है 1/5 और ये जो माइनस है डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सो अगर यहाँ पर 5 है, ठीक है, अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर कितनी होगी 4 होगी, क्योंकि 5 में से एक हिस्सा डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है जी ये चीज? आई होप गाइस क्लियर है। सो जो ओरिजिनल एरिया है वो 40 है, सो जो न्यू एरिया वो 44 है। गाइस कितना इंक्रीज किया 4, कितना इंक्रीज किया 4, किससे किया? ओरिजिनल से। दिस सो गाइस 10% जो है वो क्या हो गया इंक्रीज कर गया। न्यू एरिया जो है मेरा 10% से क्या हो गया इंक्रीज कर दिया। सो आई होप गाइस जितने भी क्वेश्चन हमने मॉक टेस्ट 4 में डिस्कस किए 20 के 20 क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारे के सारे 20 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करोगे। सो मिलते हैं जी नेक्स्ट के साथ। थैंक यू सो मच। Hello everybody, my name is Swarnika and I welcome you to our Punjab mock test solution and the paper discussion. I hope कि इस बार का जो आप लोगों का टेस्ट है, जो आपने मॉक टेस्ट दिया वो आपका इजी आपको लगा होगा। बेसिकली जो इस बार का हमारा लेवल था वो था इजी टू मॉडरेट, ठीक है। इजी टू मॉडरेट लेवल का इस बार का हमारा पेपर था और वो मतलब कहीं कहीं पे आपको हो सकता है कोई दिक्कत आई हो, बट ओवरऑल इतना ही लेवल एग्जाम में एक्सपेक्टेड होता है। तो लेट्स डिस्कस कि अगर उसमें आपकी कोई गलती हुई तो उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। देखो सबसे पहले तो ना आपने हमेशा क्या पढ़ने हैं, डायरेक्शंस, ठीक है। जब तक आपकी डायरेक्शंस आपने नहीं पढ़ी हुई तब तक आप क्वेश्चन करने पे कभी भी नहीं जाओगे। क्या डायरेक्शंस है? अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आउट ऑफ द ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस दिस सेम सेंटेंस। बेसिकली ये किसका हमारा क्वेश्चन है? ये है चेंज द वॉइस का क्वेश्चन। लेट्स रीड। अब लंबे सेंटेंस देख के वॉइस में कभी डरना नहीं है, आसान होते हैं। A fortnight after he was convicted for the rape and murder of his classmate, the Delhi High Court sentenced him to death on Monday. अच्छा, अगर लेट्स से आपको ये थोड़ा लंबा लग रहा है ना, तो हम ऑब्वियसली चेक करेंगे कि ये जो सेंटेंस है, देखो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हम यहाँ पे लगाएंगे एलिमिनेशन, मतलब सबसे पहले वी हैव टू चेक आउट आवर ऑप्शंस। पढ़ो इसको। अगर हम चेक करें तो देखो अ फोर्टनाइट आफ्टर ही हैड बीन, अब हैड बीन तो आप नहीं कर सकते वॉज का, तो ये ऑप्शन हमारा पहले ही कट हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम चेक करें वॉज कन्विक्टेड, वॉज कन्विक्टेड, वॉज बीन कन्विक्टेड, वॉज बीन कन्विक्टेड, अगेन कुछ भी नहीं होता, तो मतलब यहाँ पे ए ऑप्शन कट गया, डी ऑप्शन कट गया। अच्छा, बी और सी ऑप्शन में जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला पोर्शन हमारा कॉमन है ना। तो हमें देखना है कि हमने पक्का इसमें कन्वर्ट किसको किया होगा, सेकंड वाले पार्ट को। तो द दिल्ली हाई कोर्ट सेंटेंस्ड हिम, इसको क्या चेंज करोगे, ही was sentenced to death by the Delhi High Court, क्योंकि सेकंड फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म में हम was वर्ड लगाते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Their dog bit our neighbor yesterday, उनके डॉग ने हमारे नेबर को कल काट लिया। अब यहाँ पर भी आई कैन सी के बिट है, बिट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। तो अगर ये सेकंड फॉर्म हमारे पास है, मतलब ये एक्टिव वॉइस है, हमें इसको किस में चेंज करना है, इन पैसिव वॉइस। तो बिट का क्या बन जाएगा, वॉज बिटन। यू हैव टू चेक आउट कि कौन से ऑप्शन में वॉज बिटन है, वो सी में है, तो योर आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्या क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये है हमारा सिनोनिम्स का क्वेश्चन, ठीक है। अब वर्ड हमारे पास में क्या है, थ्राइव। अब ये थ्राइव वर्ड हमें कई बार देखने को मिलता है, और किस कंटेक्स्ट में ये आता है कि जो ये बर्ड्स हैं ये इस एरिया में थ्राइव करती हैं, है ना, या टर्टल्स इस एरिया में थ्राइव करते हुए पाए जाते हैं, यहाँ पे ये थ्राइव नहीं कर पाते। तो थ्राइव का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज का ग्रो करना, किसी चीज का फैलना, किसी चीज का फ्लरिश करना, ठीक है। फ्लरिश का मतलब भी क्या होता है, टू ग्रो, जिसको कहते हैं ना कि मतलब कि बहुत ज्यादा उसमें प्रोस्पेरिटी होना, बहुत ज्यादा उसकी ग्रोथ होना। तो थ्राइव इज टू फ्लरिश कंप्लीटली, ठीक है, टू ग्रो कंप्लीटली।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वी हैव टू टेल द ऑपोजिट, मतलब ये क्या है, एंटोनिम वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमें किसको एंटोनिम बताना है, एलिवेशन का। एलिवेशन इसका मतलब क्या होता है, कहीं ऊपर की ओर जाना। रिडक्शन का मतलब होता है किसी चीज में कमी करना, रिड्यूस थोड़ी कर रहे हैं। ह्यूमिलिएशन भी नहीं आएगा, ठीक है, डिबेसमेंट भी नहीं आएगा, क्या आएगा, डिप्रेशन। अब ये डिप्रेशन याद रखिएगा सिर्फ इमोशनल कंटेक्स्ट में यूज नहीं होता। एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर जाना, डिप्रेशन का मतलब होता है नीचे की ओर आना, ठीक है। तो अगर हम किसी को जैसे लेट्स से डिप्रेशन में भी कह रहे होते हैं, तो हम कह रहे होते हैं कि ये इंसान ना समहाउ ये डाउन डाउन जाए जा रहा है इमोशनली। तो डिप्रेशन इस किसी चीज में कमी, एलिवेशन इस किसी चीज में बढ़ोतरी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। अब आई एम श्योर कि आप में से मैक्सिमम लोगों का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा, क्योंकि हम ना एक इजी चीजें ढूंढ लेते हैं। अगर आपके सामने आ जाए इन दीज क्वेश्चंस 1 out of 4 alternatives, choose the one which can be substituted, one which cannot be avoided, या something which cannot be avoided। मैक्सिमम लोगों ने मार्क किया होगा unavoidable, लेकिन unavoidable का नहीं होता इसका आंसर क्या होता है आपका, C is correct answer here, inevitable। अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो, देखो अनअवॉइडेबल कैन बी कॉल्ड अ सिनोनिम ऑफ इनएविटेबल, लेकिन अगर हम इसका एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट करें इस फ्रेज को, तो वो हमारा क्या बनता है, सी, ठीक है। अनएविटेबल नहीं होता, इनएविटेबल होता है। इनइमिटेबल जिसको इमिटेट ना किया जा सके, जिसकी नकल ना उतारी जा सके, ठीक है। अनअवॉइडेबल नहीं करोगे, वो इजी सिनोनिम है। अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह मार्क करना है तो वो इनएविटेबल होगा। इनएविटेबल जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जो काम होगा ही होगा। नेक्स्ट इज हैंड राइटिंग विच कैन नॉट बी रेड। अब जैसे कई बार डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग ऐसी होती है कि हम उसको रीड नहीं कर सकते, है ना, हमें पैरासिटामोल भी नहीं समझ आ रहा होता क्या लिखा हुआ है। तो देखो, अगर किसी चीज को पढ़ा ना जा सके, है ना, तो उसके लिए वर्ड हम कहते हैं इलेजिबल। अनरीडेबल उसका मतलब आसान भाषा में उसका सिनोनिम है, लेकिन इलेजिबल का मतलब इलेजिबल हैंडराइटिंग, मतलब ये चीज समझ नहीं आ सकती, ठीक है। तो आपको ये वर्ड्स थोड़े से मेमोराइज करने हैं। कैलीग्राफी इज ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, ये एंटोनिम है इसका, ठीक है। तो इलेजिबल इज समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, ठीक है, या समथिंग विच कैन नॉट बी रेड। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ईडियम एंड फ्रेज है। इसमें हमें इसका मीनिंग बताना है। ईडियम यहाँ पे क्या था, लीप्स एंड बाउंड्स। He was progressing by leaps and bounds because of his hard work, rapidly, slowly, peacefully, strongly। अब देखो, लीप का मतलब क्या होता है, जंप। अब आप इमेजिन करके देखो कि अगर आप कहीं पे जा रहे हो, नॉर्मल आप चल के जा रहे हो, आपको टाइम लगेगा। वहीं पे अगर आप ऊंची ऊंची जंप्स कर करके जा रहे हो, तो आपका टाइम भी तो रिड्यूस हो जाएगा ना। तो लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से। द आंसर विल बी रैपिडली हियर, ठीक है। इट इज अगेन क्वाइट इजी, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, पैसेज। पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। It was Galileo and Newton, notwithstanding that Newton himself was a deeply religious man who destroyed the old comfortable picture of a friendly universe governed by spiritual values। हम क्या कह रहे हैं कि जो न्यूटन हिमसेल्फ था, वो डीपली रिलीजियस मैन था, जिसने क्या डिस्ट्रॉय किया, ओल्ड कंफर्टेबल पिक्चर। हमने ना पहले सोच रखा था कि स्पिरिचुअल वैल्यूज मतलब गॉड ऑपरेट्स द यूनिवर्स, ओके। अब देखिए, एंड दिस वाज इफेक्टेड नॉट बाय न्यूटन्स डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नॉर बाय एनी ऑफ द गैलीलियोज ब्रिलियंट इन्वेस्टिगेशंस, बट बाय जनरल पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड व्हिच दीज मेन एंड अदर्स ऑफ देयर टाइम मेड ऑन द बेसिस ऑफ साइंस, नॉट ओनली ऑन देयर ओन डे बट ऑफ ऑल द सक्सीडिंग जनरेशंस डाउन टू द प्रेजेंट। ठीक है, यहां तक आसान है। उसके बाद में दैट इज व्हाई the century immediately following Newton, the 18th century was notoriously क्या होता है, notoriously is बदनाम, ठीक है। तो जो बेसिकली जिस जमाने में न्यूटन था ना इन 18th century, वो जमाना फेमस हो गया किस चीज के लिए, रिलीजियस स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म इज नॉट बिलीविंग, शक करना चीजों पे कि ये चीज होती भी है कि नहीं होती है।
Skepticism did not have to wait for discoveries of Darwin or the geologist in the 19th centuries. मतलब लोग ना पहले थोड़े से स्केप्टिक हो गए थे, लोगों को पहले थोड़ा सा ना शक होने लग गया था कि यार मतलब जो यूनिवर्स चलता है वो स्पिरिचुअल वैल्यूज की वजह से चलता है, ऐसा तो हमें नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि पहले हम सोचते थे कि हम स्पिरिचुअल वैल्यूज की वजह से धरती से जुड़े रहते हैं, लेकिन न्यूटन ने क्या डिस्कवर कर दिया कि नहीं भाई, एक लॉ होता है ग्रेविटेशन नाम का, उस वजह से वी आर स्टक टू द अर्थ। अब लोगों को जब मतलब डार्विन ने जब तक अपनी डिस्कवरीज नहीं की या जियोलॉजिस्ट ने नहीं की, तब तक वेट नहीं करना पड़ा, ठीक है। जैसे ही साइंस शुरू हुई वैसे ही लोग थोड़े से स्केप्टिक होने लग गए, राइट। तो इसमें बेसिकली क्या है कि धीरे धीरे जब न्यूटन या गैलीलियो ने इन्वेंशंस वगैरह की तो लोग क्या हो गए, थोड़े से स्केप्टिक होने लग गए, ठीक है, कि मतलब ये तो साइंस होती है, देयर इज हार्डली एनीथिंग नोन एज गॉड। अब देखो, द ओल्ड कंफर्टेबल पिक्चर ऑफ अ फ्रेंडली यूनिवर्स वाज, अब ये कहाँ है, यहाँ पे ये लाइन है ना। अब ये ओल्ड क्या थी, a universe governed by religious beliefs, a universe with men like Newton who were deeply religious, then a universe investigated by Galileo and Newton, the century immediately following Newton. अब देखो, अगर इसमें हम आंसर देखें ना तो अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ ये वाला इजी है। आंसर क्या आएगा, अ यूनिवर्स गवर्न्ड बाय रिलीजियस बिलीफ्स, मतलब न्यूटन भी पहले रिलीजियस था लेकिन धीरे धीरे उनकी इन्वेंशंस वगैरह होती रही, ठीक है। तो ओल्ड कंफर्टेबल पिक्चर क्या थी, अ यूनिवर्स गवर्न्ड बाय रिलीजियस बिलीफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिलीजियस स्केप्टिसिज्म अरोज बिकॉज, अब ये रिलीजियस स्केप्टिसिज्म कब लोगों में आने लगा, लोग थोड़े से स्केप्टिक कब होने लगे, क्योंकि गैलीलियो एंड न्यूटन वर नॉट रिलीजियस बीइंग साइंटिस्ट। ऐसा तो नहीं है, हमें तो स्टार्टिंग में बता रखा है वो डीपली रिलीजियस थे। न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। द डिस्कवरीज ऑफ डार्विन एंड जियोलॉजिस्ट, यहां तक तो लोग पहुंचे ही नहीं थे, उसके पहले स्केप्टिक हो गए थे। ऑफ द पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड दैट बिकेम द बेसिस ऑफ साइंस आफ्टर 17th century, सो योर आंसर हैज टू बी डी। और डी में हमारा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आपने बता रखा है कि 17th century से लोग स्केप्टिक होने शुरू हो गए, 19 तक पहुंचते पहुंचते तो वो कंप्लीटली स्केप्टिसिज्म तक पहुंच गए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यू आर गिवन 4 वर्ड्स, इसमें से हमें क्या बताना है, यू हैव टू फाइंड आउट द मिसस्पेल्ड वन, कि किसकी स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। रिक्यूपरेट, रिक्यूपरेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज से बाहर निकलना, ठीक है, रिकवर करना। पैस्चर पॉपुलेस तो इजी है। पिनांस, पिनांस का मतलब क्या होता है, किसी चीज का पछतावा करना, ठीक है, किसी चीज का पछतावा करना, पश्चाताप करना। तो देखो इन तीनों की स्पेलिंग ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पेनेंस नहीं होगा, पिनांस होगा, इसमें ए आता है यहाँ पे, ठीक है। तो योर आंसर हैज टू बी डी। सो गाइज, दिस वाज आवर टेस्ट। आई होप आप सबको समझ आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही। अगर बाई चांस आपको कोई कंफ्यूजन थी तो अब आई गेस समझ आ गया होगा। अगले मॉक टेस्ट में मिलेंगे, मेक श्योर दैट यू टेक ऑल द टेस्ट, उसी के साथ आपकी प्रिपरेशन होगी। I will see you all later. Till then, goodbye and thank you for being with me. ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, that is ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਅਖਾਣ ਚੁਣੋ, ਮਿਹਨਤ ਵੱਧ ਲਾਭ ਘੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਔਰ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਉੱਥੇ ਰਾਹ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ 100 ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਸੈਕੰਡ, ਪੁੱਟਿਆ ਪਹਾੜ ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹਾ, ਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਆਂਸਰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਗੋਡੀ ਉਨੀ ਡੋਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗੋਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉਨੀ ਡੋਡੀ, ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਤਿਵੇਂ ਭਰੇਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਾੜਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਖਾਣਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਚੁਣੋ। ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਹੈ ਵਿਗੜਿਆਂ ਤਿਗੜਿਆਂ ਦਾ,
ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਹੈ ਵਿਗੜਿਆਂ ਤਿਗੜਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਹੈ ਵਿਗੜੇ ਤਗੜਿਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਹੈ ਵਿਗੜਿਆਂ ਤਿਗੜਿਆਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਹੈ ਵਿਗੜਿਆਂ ਤਿਗੜਿਆਂ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਜਵਾਬ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋੜੇ ਚੁਣੋ। ਸਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋੜੇ ਚੁਣੋ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਸਣਾ ਉਜੜਨਾ। ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਹਨੇਰਾ ਰਾਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਸੂਰਜ ਮੱਸਿਆ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਉਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਰ ਅੱਗੇ, ਦੂਰ ਨੇੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਨੇਰਾ ਰਾਤ, ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਲ ਚਾਨਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਸਣਾ ਉਜੜਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਵਚਨ ਦੱਸੋ। ਵਚਨ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਲੂਰਲ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸਾਧੂ, ਸਾਧੂਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਧਾਂ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਾਧਾਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਤੇ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਾਧੂਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਧੂਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਚੁਣੋ। ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ। ਨਾਓ ਸਿਗ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਸਿਨਗ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ, ਸਿੰਘ। ਤੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨੇ 5 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ 5 ਆਂਸਰ ਨੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਦਾ ਵਾਸਟ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਅ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੈਟ ਕਨੈਕਟ ਮਿਲੀਅਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਦਾ ਵਾਸਟ ਨੈਟਵਰਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਾफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। द वास्ट नैटवर्क ऑफ अ कंप्यूटर कनैक्ट मिलियन ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड। कहने का मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड च, मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड च जेकर आपां लोकां नूं कनैक्ट करना, वो किद्दां एक दूजे नाल आपां जोड़ सकते हैं, जिथे कि मिलियन ऑफ पीपल साडे कोल इक्को बारी जुड़ सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हैगा तुहाडे कोल लैन, दूजा ऑप्शन हैगा तुहाडे कोल वैब, तीजा ऑप्शन हैगा तुहाडे कोल हाइपर टैक्सट, चौथा ऑप्शन हैगा तुहाडे कोल इंटरनेट, ते पंजवां तुहाडे कोल हैगा नन ऑफ दीस। जेकर तुहानूं गल करिए तो तुहानूं पता है जी एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇੰਟਰਨੈਟ। ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਨ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਲੈਨ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੈਨ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਦੂਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਦੂਜਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਸਟਮ ਆਫ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ
ਕਿਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬੰਡਲ ਦਾ, ਵੈਬ ਪੇਜਿਸ ਦਾ, ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਨ ਆਫ ਦਿਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੈੱਟ ਆਫ ਬੰਡਲਸ ਦਾ, ਸੈੱਟ ਆਫ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬੰਡਲਸ ਦਾ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬੰਡਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬੰਡਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ MS ਵਰਡ ਦੀ ਜਾਂ MS ਆਫਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, MS ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ MS ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਐਕਸਲ ਹੈਗਾ, ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਡਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਡਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੈਬ ਪੇਜਿਸ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, HTML 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੈਬ ਪੇਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਨਸਰ ਲਾ ਦਈਏ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਰੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਲਾਣਗੇ, ਵੈਬ ਪੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਬ ਪੇਜ ਆਨਸਰ ਲਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਵੈਬ ਪੇਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ HTML 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਵੈਬ ਪੇਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਤੀਜਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਤੀਜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਲੋਜ਼ ਟੂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੋ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਲੋਜ਼ ਟੂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੋ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ਸੈਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੇਲ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੇਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਵਿਊ ਵੈਬ ਪੇਜਿਸ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਬ ਪੇਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਨੈਕਟ ਟੂ ਸਰਵਰਸ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਵਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਫਿਰ ਬਣੇਗਾ, ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ A ਆਪਸ਼ਨ B ਤੇ C, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈਗਾ ਅਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਚੌਥੇ ਬਾਰੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਚੌਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੋਰੇਜ ਏਰੀਆ ਆਫ ਈਮੇਲ ਮੈਸੇਜ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਈਮੇਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੋਰੇਜ ਏਰੀਆ ਫੋਰ ਈਮੇਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡਰ ਹੈਗਾ, ਫਾਈਲ ਹੈਗਾ, ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਹੈਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਈਮੇਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੋਲਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਫਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਬਣੇਗਾ, ਨਾ ਫੋਲਡਰ ਬਣੇਗਾ, ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ, ਨਾ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ। ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਲ ਬਾਕਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਸੀਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5ਵੇਂ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਐਨ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਟਿਪੀਕਲੀ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਯੂਜ਼ਰ ID ਫੋਲੋਡ ਬਾਈ ਡੈਸ਼ ਸਾਈਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਮੈਨੇਜ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਬਾਕਸ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਗਿਆਨਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ .in ਕਰਕੇ ਜਾਂ Gmail ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ Gmail ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ID ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ID ਤੇ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ ਹੈਸ਼, ਦੂਜਾ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ
@ ਤੀਜਾ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ ਐਂਡ, ਚੌਥਾ ਵੀ ਐਂਡ ਡੋਟ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਡੋਟ ਐਂਡ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ਨੋਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ਐਸਟ੍ਰਿਕ ਸਾਈਨ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5ਵੇਂ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ @ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ @ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ @ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੌਰੀ @ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗਿਆਨਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨਮ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਮੇਲ ਐਡਰੈਸ, ਤਾਂ ਗਿਆਨਮ @gmail.com, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ @ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ gmail.com ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, gmail.com ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6ਵੇਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6ਵਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6ਵੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦਾ ਟੈਕਨੀਕ ਦੈਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਪੈਸਿਟੀ of main memory beyond the actual size of the main memory is called। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਦਾ ਟੈਕਨੀਕ ਦੈਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਇਹੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਫ ਦਾ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 MB ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਮਰੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ, ਵਰਚੁਅਲ ਸਟੋਰੇਜ, ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਤੇ ਸਵਿਚਿੰਗ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ, ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਦੀ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਂਸਰ ਦੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਸਟੋਰੇਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਵਿਚਿੰਗ। ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ बढ़ा ਲਈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਸਵਿਚ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਚੁਅਲ ਸਟੋਰੇਜ। ਵਰਚੁਅਲ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਪੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7ਵੇਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7ਵੇਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੈਨ ਹੋਲਡ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡੇਟਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਟੀਕਲ ਡਿਸਕ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਫਲੋਪੀ ਡਿਸਕ, ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਿਸਕ ਇਨਸਾਈਡ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਬਲੂ ਰੇ ਡਿਸਕ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਟੀਕਲ ਡਿਸਕ, ਫਲੋਪੀ ਡਿਸਕ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਿਸਕ ਇਨਸਾਈਡ ਜਾਂ ਬਲੂ ਰੇ ਡਿਸਕ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਸਾਈਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਲੂ ਰੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਮਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 3.7 GB ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਰੇ ਮੈਮਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 6 TB ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। 3.7 GB to 6 TB ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਮਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਟੀਕਲ ਡਿਸਕ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਫਲੋਪੀ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਿਸਕ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ 3.7 GB ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ 6 TB ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 8ਵੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮੈਮਰੀ ਚਿਪ ਇਜ਼ ਫਾਸਟਰ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਾਸਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸਰਟੇਨਿਟੀ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀ ਰੈਮ, ਸੀ ਹੈ ਐਸ ਰੈਮ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰ ਰੈਮ, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਨ ਆਫ ਦਿਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਡੀ ਰੈਮ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ। ਐਸ ਰੈਮ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ, ਤੇ ਰੈਮ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਡੀ ਰੈਮ ਤੇ ਐਸ ਰੈਮ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਤੇ ਐਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਟਿਕ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਨੋ ਰੈਮ ਤੱਕ ਦੇ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸਰਟੇਨਿਟੀ। ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਮਰੀ ਚਿਪ ਫਾਸਟਰ। ਹੁਣ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਣੇਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੀ ਰੈਮ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਸ ਰੈਮ ਬਣੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡੀ ਰੈਮ, ਤਾਂ ਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਤੇ ਐਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਟਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਨ ਟਾਈਮ। ਰਨ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਸਟ।
पर एस का मतलब है स्टैटिक, तो स्टैटिक का मतलब है रुकिया होया, रुकिया होए का मतलब है तुहाडे कोल स्लो। पर मैं तुहानूं दसना चाहूँगा जी तुहाडे कोल जिहड़ी कैश मैमरी हुंदी है, जिन्हों तुसीं सब तो फास्टर मैमरी कहंदे हो, जिहड़ी हुंदी है एस रैम अंदर ही हुंदी हैगी है। तो इस करके तुहाडी सब तो फास्टर मैमरी जिहड़ी हुंदी है की हुंदी है एस रैम। तो इस करके तुहाडा आंसर की बनेगा, सी ऑप्शन तुहाडा आंसर बनना। होपफुली गल क्लीयर है। हुण आपां गल करनी क्वेश्चन नंबर 9 बारे। क्वेश्चन नंबर 9 बारे आपां देखदे हां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। इन्हां च किहड़ा तुहाडे कोल एग्जाम्पल हैगा ऑप्टिकल डिस्क दा। तो ऑप्टिकल डिस्क की जेकर आपां गल करिए तो सब तो पहला तुहाडे कोल हैगा डिजिटल वैक्टर डिस्क। ध्यान दो डिजिटल की लिखिਆ तुहाडे कोल, डिजिटल वैक्टर लिखिਆ, ठीक है, डिजिटल वैक्टर डिस्क लिखिਆ तुहाडे कोल, वर्सटाइल नहीं हैगा। तो ऑप्शन पहले ही गलत। मैग्नेटिक डिस्क, मैमरी डिस्क, डेटा बस या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। जेकर आप गल करिए क्वेश्चन नंबर 9 बारे, तो मैग्नेटिक डिस्क तुहानूं पता जी तुहाडे कोल कोई चीज़ होंदी है, डिजिटल वर्सटाइल भी होंदा है, पर उरे वैक्टर लिखे तो इस करके क्वेश्चन गलत हो गया, आंसर गलत हो गया। तो आंसर की बन गया फिर मैग्नेटिक डिस्क। आंसर की बन गया मैग्नेटिक डिस्क। होपफुली तुहानूं गल क्लीयर है। हुण क्वेश्चन नंबर 10वें बारे आपां देखदे हां जी। क्वेश्चन नंबर 10th देखिए, cache and main memory will not be able to hold their content when the power is off, they are। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਨੋਟ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨੋਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਟਿਕ ਅਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਅਤੇ ਨੋਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ। ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਨੋਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਵੋਲੇਟਾਈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੋਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11ਵੇਂ ਬਾਰੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11ਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਐਨ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਇਜ਼ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਗਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇਮ ਹੈਗਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਇਜ਼ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਗਾ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12ਵੇਂ ਬਾਰੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12ਵੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ criminal activity attempting to acquire sensitive information such as password, credit card, debit by masquerading as a trustworthy person or business in an electronic communication। तो मतलब मैं कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा जिथे मैं ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਵਰਡ ਵਗੈਰਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਚੁਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਪੂਫਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੋਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੈਕਿੰਗ ਹੈ, ਸਟੋਕਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਹੈਕਿੰਗ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ पर्टिकुलर किसी चीज़ की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप चुराते उन्होंने एक वर्ड आप डिफाइन किया, उस वर्ड को आप कहते हैं फिशिंग। उस टैक्नीक को आप की कहते हैं, फिशिंग कहते हैं। फिशिंग का मतलब ही साढ़े कोल की होंदा कि किसी बंदे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप की करना, हैक करना, जिद्दां कि उहदे क्रेडेंशियल चुरा ले, आप जिद्दां कि यूजर ID चुरा लिया, पासवर्ड चुरा लिया, पिन चुरा लिया, वो उन्होंने उस टैक्नीक को की कहते हैं, फिशिंग कहते हैं। तो इस करके इस क्वेश्चन का जिहड़ा तुहाडे कोल आंसर बनेगा की बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा फिशिंग। इस करके तुहाडा आंसर की बनेगा, बी ऑप्शन फिशिंग। तो होपफुली तुहानूं गल क्लीयर है। हुण गल करते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें बारे। क्वेश्चन नंबर 13वें देखते हैं की हैगा तुहाडे कोल, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट अ कंप्यूटर मैमरी बट अनलाइक अ वायरस इट डज नॉट रेप्लीकेट इटसैल्फ। ठीक है, जिहड़ा कि रेप्लीकेट नहीं हो सकता अपने आप नूं। तां सब तो पहले हैगा तुहाडे कोल ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बॉम्ब, क्रैकर्स, फायरवॉल ते नन ऑफ दिस। तो हुण तुहाडे कोल ऑप्शन जिहड़ियां ने कुछ इहो जिहियां ने कि तुहानूं लग सकदा कि ये भी आंसर हो सकदी है।
ਤਾਂ ਨੋਟ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਟਰੋਜਨ ਹੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਲੌਜਿਕ ਬੋਮ ਪਹਿਲੇ ਕਰੈਕਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੈਕਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਨੇ, ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰੋਜਨ ਹੋਰਸ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਰੈਕਰ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ। ਫਾਇਰਬੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਲੌਜਿਕ ਬੋਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਬੋਮ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲਫ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਲੌਜਿਕ ਬੋਮ। ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਬਾਰੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਫਾਇਰਬੋਲ। ਹੁਣ ਫਾਇਰਬੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫਾਇਰਬੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਾਇਰਬੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਫਾਇਰਬੋਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਫਾਇਰਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਰੱਖਣੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਅਨਵਾਂਟਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਾਇਰਬੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਾਇਰਬੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਾਇਰਬੋਲ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਿਲੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਪਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਮੂਵਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਿਲੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰਬੋਲ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਅਨਵਾਂਟਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਰਫੋਰਮ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਿਲੀਟਿੰਗ, ਕੋਪਿੰਗ ਤੇ ਮੂਵਿੰਗ ਕਦੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ, ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15ਵਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਵਾਇਰਸ, ਟਰੋਜਨ ਹੋਰਸ ਐਂਡ ਵੋਮ ਆਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਏਬਲ ਟੂ ਹਾਰਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਡਿਟੈਕਟ ਇਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਓਨ ਅ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਹਾਰਮਲੈਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਾਈਡ ਔਨ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਹਾਰਮਲੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਨ ਆਫ ਦਿਸ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਦਾ, ਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਆਪਾਂ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹਾਰਮਲੈਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਟਰੋਜਨ ਹੋਰਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਰਮਲੈਸ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਗਲਤ। ਤੇ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਡਿਟੈਕਟ। ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਧ ਲੱਗੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਪਾਉਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਬਚਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਏਬਲ ਟੂ ਹਾਰਮ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟਰੋਜਨ ਹੋਰਸ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਵੋਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਏਬਲ ਟੂ ਹਾਰਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਦੇ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ गाइस। Hello students, namaste and welcome to yet another session of ज्ञानम मॉक टेस्ट सॉल्यूशन। ज्ञानम एप्लीकेशन के ऊपर हर संडे 12 नून तक आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल होता है आपके लिए, जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और उसके बाद आपके पास वीडियो सॉल्यूशन भी आ जाता है, और वही वीडियो सॉल्यूशन पंजाब मॉक टेस्ट जनरल नॉलेज का हम आपके साथ अभी शेयर करने वाले हैं। एंड यू नो हमारी प्रिपरेशन का प्रैक्टिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और ये जो प्रैक्टिस है हमारे चांसेस इंक्रीज कर देती है पेपर में। हमारे चांसेस इतने से इतने हो जाते हैं। ओके, सो मॉक टेस्ट देना ना भूलें ज्ञानम एप्लीकेशन के ऊपर। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन मशीर इज अ वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। गोल्डन मशीर जो है वो किस चीज की वेराइटी है। सो ऑप्शंस है हमारे पास, इज इट शीप, गोट, फिश और डॉल्फिन। तो किस चीज की वेराइटी है गोल्डन मशीर। गोल्डन मशीर इज अ वेराइटी ऑफ फिश। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इट इज the use of microorganisms metabolism to remove pollutants such as oil spill in the waste in the water bodies is known as.
वाटर बॉडी से ऑयल स्पिल्स को निकालना बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं बायोमैग्निफिकेशन, बायो रेमिडिएशन, बायो इथेनेशन एंड बायो रिडक्शन। ओके, सो राइट आंसर है बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन वो प्रोसेस है जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके ऑयल स्पिल्स को हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Which of the following gas was released during भोपाल गैस ट्रेजेडी? भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आप सभी को पता है। क्वेश्चन है कि उसमें कौन सी गैस रिलीज की गई थी? ओके, लीक हो गई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट, सोडियम आइसोथायोसाइनेट, नाइट्रोजन आइसोथायोसाइनेट या फिर पोटाशियम आइसोथायोसाइनेट? सो करेक्ट आंसर इज मिथाइल आइसोसाइनेट। ओके, दैट वाज द गैस लीक्ड जब भोपाल ट्रेजेडी हुई थी। ओके, नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज ब्राइटेस्ट स्टार? रात को आसमान में तारे दिखते हैं, उनमें से सबसे ब्राइट स्टार कौन सा है? तो ब्राइटेस्ट स्टार हमारे पास, इज इट सीरियस और साइरियस आप इसको बोल सकते हो, या अल्फा सेंटोरी, प्रोक्सिमा सेंटोरी या फिर पोलारिस? सो यू नो जो ये अल्फा और प्रोक्सिमा सेंटोरी हैं, ये एक कपल स्टार हैं जो एक दूसरे का ही चक्कर लगाते हैं, और ये ब्राइटेस्ट नहीं है। दीज आर द स्टार क्लोज टू अर्थ नेक्स्ट टू सन। सन के बाद ये अर्थ से बहुत क्लोज है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है साइरियस। क्या आंसर है? साइरियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म इन 19th सेंचुरी? 19th सेंचुरी में हिंदुइज्म का रिवाइवल किसने किया भारत में? ऑप्शंस क्या है हमारे पास? स्वामी दयानंद या फिर स्वामी विवेकानंद या फिर गुरु शंकराचार्य, और लास्ट ऑप्शन है राजा राममोहन रॉय। तो कौन थे? यू नो यूथ लीडर जिनके बर्थडे पे हम यूथ डे भी मनाते हैं, नेशनल यूथ डे, वो थे हमारे स्वामी विवेकानंद। बहुत ही यंग एज में इन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल कर ली थी, और यही हैं जिनको हम कहते हैं जिन्होंने किया रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म। Okay, next question is, the number of judges in Supreme Court of India can be increased by which among the following? You know, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करके क्या होता है कि हम एग्जाम में बहुत जल्दी फैक्ट्स को रिकॉल कर पाते हैं। जब हम ऐसी प्रैक्टिस करते हैं तब भी हम इजीली रिकॉल कर पाते हैं ऐसी चीजों को। ओके, सो मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ओके, ऑप्शन लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि हम देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज करेंगे? तो ये कह रहे हैं कि जब भी पेंडिंग केसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तब हम नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज करते हैं, या फिर सेकेंड ऑप्शन है बाय अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाकर इसे करते हैं, देन बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एंड लास्ट इज बाय अ प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन। तो आंसर आपको दिखाई दे रहा है, इट इज बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से हम नंबर ऑफ जजेस जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, it is which among the following is a major export from India to Bhutan? इंडिया से भूटान में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन सी चीज होती है? सो ऑप्शंस है हमारे पास, इज इट इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम या फिर टिम्बर या फिर फोर्थ ऑप्शन है सिल्क, एंड करेक्ट आंसर इज पेट्रोलियम। भारत से भूटान सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है पेट्रोलियम का। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नामचिक नामफुक इन अरुणाचल प्रदेश आर फेमस फील्ड फॉर? नामचिक और नामफुक जो है ये किस चीज के लिए फेमस है? विच आर इन अरुणाचल प्रदेश। सो आर दीज फेमस फॉर कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, बॉक्साइट या फिर जिंक? तो आंसर भी दिखाई दे रहा है हमें, दे आर फेमस फॉर कोल। नामचिक एंड नामफुक, बोथ द प्लेसेस विच आर इन अरुणाचल प्रदेश आर फेमस फॉर कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, RCBs are formed, okay, it is RCB. RCBs are formed in which of the following in adults? जो no, it is RBC, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जो हैं वो हमारे किस पार्ट में बनती हैं? कौन से पार्ट में बनती हैं? ये तो हम सभी को पता है कि बोन मैरो में बनती है, बट एग्जामिनर ने यहाँ पे और ज्यादा कंफ्यूज किया है। क्या कंफ्यूजन है? क्या वो ब्लैक बोन मैरो में बनती हैं, या फिर वो व्हाइट बोन मैरो में बनती हैं, रेड बोन मैरो में बनती हैं, या फिर ब्लू? सो आंसर है रेड बोन मैरो। ओके, जो आरबीसीज हैं, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, वो किस में बनती हैं? रेड बोन मैरो में बनती हैं।
ओके याद रखें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which is the longest river of Asia? दुनिया की तो पता है हमें, it is Nile, which is in Africa. लेकिन क्वेश्चन पूछा है एशिया, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, लंबी नदी कौन सी है? इज इट येलो रिवर, कियांग रिवर, या फिर मेकोंग रिवर, या फिर लीना रिवर? सो आंसर है यांग्स कियांग रिवर जो है, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following constitutional amendments has authorized the president to publish a authoritative Hindi translation of Constitution of India? President to publish, कि कौन सी amendment ने authorize किया था president को to publish authoritative Hindi translation of Constitution of India? Alright, तो ये कौन सी amendment थी? It was 55th, 6th, 7th या 8th? तो आंसर दिख रहा है आपको, दैट इज इन बोल्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 58। सो 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिससे प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी मिली थी कि वो ट्रांसलेशन में जो है वो हिंदी ट्रांसलेशन में कॉन्स्टिट्यूशन को पब्लिश करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज करंटली द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया? इंडिया में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल कौन सी कंट्री से आता है? ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस हैं ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई और नाइजीरिया। ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई और नाइजीरिया। कहां से आता है? सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इंडिया में सऊदी अरेबिया से आता है। ओके, सो आंसर है सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is the most abundant element by mass in earth crust? You know earth crust, right? अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, if this is the slice of earth, so इसकी सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी that is called earth crust. अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा अबंडेंस में पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? कौन सा है? इज इट आयरन, इज इट एल्यूमिनियम, या फिर निकल, या फिर ऑक्सीजन? ओके, सो आंसर है इसका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये सबसे ज्यादा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। अगर आपको एयर में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा है हमारे पास नाइट्रोजन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर ऑफ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया में गरीबी के बहुत सारे कारण हैं। ओके, which among the following is not the economic factor contributing to poverty? इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो पॉवर्टी को कंट्रीब्यूट नहीं करता, जिसकी वजह से गरीबी नहीं होती? इज इट इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, मास इलिटरेसी, लो पॉवर्टी इन एग्रीकल्चर, या फिर फास्ट राइज इन पॉपुलेशन? तो कौन सा है इसमें से? इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम नहीं है, ये नहीं आता। ये तो हमेशा से ही रहा है, किसी भी कॉम्पिटिटिव मार्केट में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम्स तो रहेंगी। ओके, लेकिन ये कारण नहीं है पॉवर्टी का। फाइन, पॉवर्टी का कारण है इलिटरेसी, या फिर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, या फिर फास्ट राइज ऑफ पॉपुलेशन। दीज आर द रीजंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ओके, नॉट इनकम इनइक्वालिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, what is the amount in percentage of total mass which sun comprises of the solar system? ये क्वेश्चन कह रहा है कि सोलर सिस्टम में जो सन है उसका कितना परसेंट जो है वो जो मास है, पूरे टोटल सोलर सिस्टम का कितना परसेंट मास अकेला सन की वजह से है? सो ऑप्शंस देखो, और मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा परसेंटेज है ना, तो इट इज 99.8%, हार्डली 0.2% ऐसी हैं जो बाकी के हमारे प्लैनेट्स हैं, कॉमेट्स हैं, मेटियोर्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, वो सिर्फ 0.2% है। रेस्ट इट इज 99.8% सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following rulers of Delhi Sultanate abolished इक्ताज? इक्ताज क्या होता है? इट इज लाइक मुझे किसी को सैलरी देनी है या पैसे देने हैं, मैंने उसको सैलरी की बजाय एक जमीन दे दी और कहा कि इस जमीन से जितना भी जो कुछ भी मिलेगा वो तुम अपने पास रख लेना और वो तुम्हारी सैलरी है। ओके, दैट इज कॉल्ड इक्ता सिस्टम। फाइन, सैलरी की जगह पर लैंड अलॉट कर देना और उस लैंड से जो भी इनकम आती है वो रख लेना, दैट इज इक्ता सिस्टम। ओके, तो ये किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या बलबन ने। तो ये सब दिल्ली सल्तनत में आते हैं सारे ही के, और ये स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत।
ठीक है, तो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is used to treat municipal water in India? इंडिया में म्यूनिसिपल वाटर को ट्रीट कौन करता है, या सॉरी कौन सी चीज यूज की जाती है इसको ट्रीट करने के लिए? इज इट क्लोरीन, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर सोडियम क्लोराइड, या सोडियम कार्बोनेट? सो ये यूज किया जाता है क्लोरीन। इसमें क्या यूज किया जाता है? क्लोरीन। घर पे पानी आता है ना, कई बार मिल्की सा वाटर आ जाता है, तो एक्चुअली वो क्लोरीन होता है जो मिक्स किया होता है वाटर में टू किल द बैक्टीरिया, उसको क्लीन करने के लिए। ओके, दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन यूज करते हैं पानी को साफ करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मली अंडर द इलेक्शन कमीशन नॉर्म्स हाउ फार कैन अ पोलिंग स्टेशन बी फ्रॉम योर हाउस? इलेक्शन कमीशन की नॉर्म्स के हिसाब से जो पोलिंग स्टेशन है वो आपके घर से कितनी दूर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर? ठीक है, कितना दूर होना चाहिए? सो करेक्ट इज 2 किलोमीटर्स। क्या है? 2 किलोमीटर्स। ये आपके घर से कम विद इन 2 किलोमीटर्स होना चाहिए। ओके, ताकि आपको बहुत ज्यादा दूर ना जाना पड़े वोट डालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस महात्मा गांधी पब्लिश्ड न्यूज़पेपर्स विद द नेम हरिजन? यू नो दैट कि हरिजन महात्मा गांधी की एक न्यूज़पेपर थी, बट क्वेश्चन इज कि वो कौन सी लैंग्वेजेस में पब्लिश की गई है? सो ऑप्शंस क्या है हमारे पास? हिंदी इंग्लिश गुजराती, या फिर इंग्लिश हिंदी और गुजराती। तो ये तीनों ही लैंग्वेजेस में थी, इंग्लिश भी, हिंदी भी और गुजराती भी। महात्मा गांधी गुजराती थे ना, इसलिए। चलिए, तो उनको गुजराती भी आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द जगन्नाथ inscription which among the following Saka ruler achievements are highlighted? क्वेश्चन क्या है? साका रूलर, कौन सा साका रूलर जो है वो हाईलाइट किया गया है? सो यू नो, साका रूलर की अगर हम बात करें, कभी भी आप जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हो साका रूलर्स की बात होती है तो उसमें एक ही मेन किंग आता है याद, और वो है रुद्रदमन। तो देखते हैं ऑप्शंस में है या नहीं है। मोगा, एजिस, रुद्रदमन और नहापाना। सो देखा क्या था? रुद्रदमन। मोस्ट ऑफ केसेस में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट किंग था ही एक, दैट इज रुद्रदमन साका में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पंजाब जीके के 10 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ विच सिट्रस फ्रूट? यार ये तो सबको पता है, पंजाब में कौन सा सिट्रस फ्रूट होता है? किन्नू, राइट? सो ऑप्शंस ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स या किन्नू। सो ऑप्शन आंसर क्या है हमारा? किन्नू। ओके, नेक्स्ट, What are the fodder crops of पंजाब? पंजाब की फॉडर क्रॉप्स, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये इतने आसान क्वेश्चन है। पंजाब की फॉडर क्रॉप कौन सी है? बाजरा एंड ज्वार। कौन है? बाजरा और ज्वार फॉडर क्रॉप्स हैं। सेक्स रेशियो इन पंजाब इज कितनी है? 933, 877, 895 और 970। सो इट इज 895। ये तो सीधा फैक्ट है जो आपको याद रखना है। ओके, 895 का मतलब समझते हो? दैट 895 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which city of Punjab is famous for manufacturing of sports goods? कौन सी सिटी है पंजाब में which is famous for sports goods, जहां पे बैट बनते हैं, बॉल्स भी बनती हैं, फुटबॉल्स भी बनती हैं और बहुत सारी चीजें। So it is जलंधर, we know that, right? जलंधर is the city जहां पर ये होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, when अकाल तख्त was built? अकाल तख्त कब बनाया गया था? अकाल तख्त was built in 1609। कब बना था? 1609 में, राइट? 1609 में ही अकाल तख्त बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिट्टा लहू इज रिटन बाय? चिट्टा लहू जो है वो किसने लिखा है? सो इट इज रिटन बाय नानक सिंह। ठीक है, गुरु नानक देव नहीं, राइटर हैं ये, साहित्यकार हैं नानक सिंह, उन्होंने लिखा है चिट्टा लहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ओल्ड पंजाब सन टेम्पल वॉज सिचुएटेड एट? ओल्ड पंजाब मतलब इंडिया वाला पंजाब और पाकिस्तान वाला पंजाब, हम दोनों की बात कर रहे हैं। तो ओल्ड पंजाब में सन टेम्पल कहाँ था? इट वॉज इन मुल्तान, और आज ये मुल्तान पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान वाले पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड टू?
ऑपरेशन फ्लड यमी चीज से रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने एक ऑपरेशन चलाया था, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन फ्लड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, where are the masterpieces of Gandhar style preserved? Gandhar is a art of school of art। तो क्वेश्चन ये है कि गांधार स्टाइल का जो मास्टरपीस है वो कहां पर स्टोर किए गए हैं? दे आर स्टोर्ड इन चंडीगढ़, ठीक है, वो चंडीगढ़ में स्टोर किए गए हैं। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेट सोन एरिया ऑफ पंजाब? एंड द नेट सोन एरिया ऑफ पंजाब इज अप्रोक्स 83%। कितना है? 83% एरिया ऑफ पंजाब इज द नेट सोन एरिया। ऑलराइट, दैट इज इट। So do not forget to attempt the mock test on every Sunday till 12 noon. Thank you so much.